हेलो फ्रेंड्स, हमारे व्यूअर्स की डिमांड पर हमने एक हिंदी में वीडियो बनाने की कोशिश की है कमर्शियल गोट फार्मिंग पर। जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले एक दशक में गोट फार्मिंग का चलन भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ा है और कुछ अनपब्लिश्ड डाटा और रिपोर्ट्स और सर्वे से ये भी पता चलता है कि हर साल लगभग सैकड़ों नए गोट फार्म्स खुल रहे हैं। तो इसी सब को मद्देनज़र रखते हुए इसे देखा गया है कि गोट फार्म आने वाले समय बीमारियाँ हैं, मार्केट की नॉलेज नहीं होना और तो सही से प्लानिंग अगर की जाए गोट फार्म शुरू करने के लिए और उसके बाद गोट फार्मिंग को स्टार्ट किया जाए तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल और इसमें बहुत अच्छे मार्जिन्स मिलने के चांसेस रहते हैं। मैं जितने भी लोगों से जुड़ा हुआ हूँ और जितने भी लोगों से मैं मिलता रहता हूँ, सबके कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जिन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा। जैसे क्या गोट फार्मिंग प्रॉफिटेबल है, कौन सी ब्रीड हमें रखनी चाहिए, कितना स्पेस चाहिए, क्वालिटी एनिमल्स कहाँ से मिल सकते हैं, वैक्सीनेशंस किस तरह होने हैं। तो इसी तरीके से कई सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये वीडियो ऐसे बहुत से सवालों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। तो इसे देखिए और अच्छे से सुनिए और उसके बाद भी अगर कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के लास्ट में दिए गए ईमेल एड्रेस पर उन सवाल तरीके से प्रॉफिटेबल हो सकती है। इन जनरल लाइंस क्या क्या करना चाहिए, शुरू करने से पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए, शुरू करने के जैसा कि हम सब जानते हैं कि बकरी गरीब की गाय है, क्योंकि ये नीचे दिए गए विभिन्न उद्देश्यों में पूरी तरह से फिट होती है, जैसे गरीबी उन्मूलन, खाद्य सुरक्षा,
रोजगार, ग्रामीण उत्थान। भारत में लगभग 13.5 करोड़ बकरियां हैं और ये बकरी उत्पादन में दुनिया में पहले स्थान पर है। अगर CIRG जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन गोट्स है उसके आंकड़ों के मुताबिक देखें तो इनमें हर साल 41% बकरियां मांस के लिए स्लॉटर कर दिए जाते हैं। लगभग 5% नेचुरल मॉर्टेलिटी भी होती है। उसके बाद भी इस क्षेत्र में लगभग 2 से 2.5% का ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। ये एक अच्छा संकेत है जिससे पता चलता है कि लोग इस अगर हम आंकड़ा देखें तो मीट उत्पादन 4,70,000 टन से बढ़कर 5,90,000 टन हो गया है, जिसमें लगभग 2.4% की वृद्धि दर देखी गई है। इसी तरीके से बकरी के दूध की डिमांड भी काफ़ी बढ़ी है पिछले कुछ सालों में। वही 2002 से 2011 के बीच 36 लाख टन से बढ़कर 47 लाख टन बकरी के दूध का उत्पादन हो गया। ये भी लगभग 2.6% के वृद्धि दर के हिसाब से बढ़ा है। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो दुनिया में भारत बकरी दूध उत्पादन में नंबर 1 और मीट उत्पादन में नंबर 2 पर है। लगभग विश्व की 29% बकरी का दूध भारत कंट्रीब्यूट करता है और दुनिया का 12% गोट मीट इंडिया में प्रोड्यूस होता है। लाइवस्टॉक GDP के तौर पे अगर इसे देखें तो गोट सेक्टर लगभग 8.5%, लाइवस्टॉक GDP में गोट का कंट्रीब्यूशन लगभग 8.5% का है, जिसका कैलकुलेशन सालाना लगभग 38,500 करोड़ रुपए है, जिसमें 22,500 करोड़ रुपए मीट से, 9,500 करोड़ रुपए दूध से, 1,500 करोड़ रुपए उसकी खाल वगैरह से और 1,550 करोड़ रुपए मैन्योर से और कुछ लगभग 3,500 करोड़ रुपए अन्य गतिविधियों से जैसे ट्रांसपोर्ट। जो ग्रामीण भारत में कुल रोजगार का लगभग 4.2% हिस्सा है। तो इतना ये बकरी पालन से मिलता है, मतलब इतना रोजगार। और इसमें मेनली जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, वो ज़्यादा इस बकरी पालन में इन्वॉल्व हैं। बकरी में अब यहाँ पर एक और बात है कि ये एक मान्यता है कि बकरी को चराई के बिना नहीं रखा जा सकता, उसे ग्रेजिंग करानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले ज़माने में गाय या भैंसें भी ग्रेज ही कराई जाती थी। हर एक जानवर, क्योंकि ये रूमिनेंट्स हैं, इनके पेट में रूमेन होता है जिसमें फाइबर, घास फूस डाइजेस्ट होते हैं, जो हम नहीं कर सकते हैं या और जानवर नहीं कर सकते हैं, वो ये करते हैं। तो ये चराए जाते थे, तो बकरी भी उनमें से थी। धीरे धीरे और जैसे गाय भैंस का
एक तरीके से इंटेंसिफिकेशन हुआ, उन्हें फार्म्स में रखा जाने लगा। बकरियों का इतना इंटेंसिफिकेशन नहीं हुआ। तो अब गाय भैंसों की तरह बकरियों की बारी है फार्म में रहने की या फार्मिंग करने की। तो इस तरीके से बकरियों को ऐसा नहीं है कि चराई पे आइए अब देखते हैं कि गोट मीट मार्केट स्ट्रक्चर क्या है, गोट मार्केट फ्लो। इसमें हम देख सकते हैं कि फार्मर डायरेक्टली कुछ सर्विसेज लेता है, गवर्नमेंट वेटनरी सर्विसेज डिपार्टमेंट जो है, वेटनरी हॉस्पिटल्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, वहाँ से, फीड मैन्युफैक्चरर से, बैंक से इन द फॉर्म ऑफ लोन, और जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो कि बकरियों का इंश्योरेंस करती हैं। तो ये सब चीज़ें, कुछ ब्रीड सर्विसेज हैं, ब्रीडिंग सर्विसेज हैं या इसी तरीके की, और कुछ एनजीओज़ भी काम करती रहती हैं। तो वो सब फार्मर्स को मिलती हैं। ये गोट रेयरिंग स्टेज है बेसिकली। गोट रेयरिंग के बाद जब गोट तैयार हो जाती है तो ये लोकल ट्रेड में जाती है। लोकल ट्रेड में कौन मौजूद है? एक तो फार्मर खुद मौजूद है, उसके साथ साथ कुछ मीडिएटर्स होते हैं, छोटे मीडिएटर्स होते हैं, कुछ बल्क ट्रेडर्स होते हैं। तो फार्मर डायरेक्टली इन्हें ये बकरियां बेच देता है। अच्छा, मीडिएटर्स ऐसे होते हैं कि इन्हें पता रहता है कि किसी पर्टिकुलर गांव में किस किस ने कौन कौन सी बकरियां पाली हुई हैं। अगर इनके पास बुचर्स से जैसे ऑर्डर आता है या किसी और जगह से इन्हें ऑर्डर मिलता है, बल्क ट्रेडर से या किसी से, तो ये उसके घर जाकर, उस फार्मर के घर जाकर वो उठा लाते हैं। तो एक तरीके की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। तो जो गरीब किसान होते हैं उनके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस रहता है कि उन्हें जैसे कभी ज़रूरत होती है पैसे की, अचानक से कभी ज़रूरत पड़ती है पैसों की, तो ये मीडिएटर्स उन्हें उस टाइम दे देते हैं, उस टाइम उन्हें पैसा दे देते हैं। तो इनके एक एटीएम की तरह काम करती है बकरी, कि इन्होंने जाके उससे कह दिया और इनकी मीडिएटर्स की बकरी उसके यहाँ पल रही है। तो जब भी वो मीडिएटर को ज़रूरत होगी बकरी की, वो आकर इनसे ले लेगा और वो जो पहले उसने किसान ने पैसा लिया होता है वो एडजस्ट हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और है कि जैसे गाँवों में बकरियाँ पलती हैं तो वो इस तरीके से रखते हैं कि एक फार्मर है, उसकी 3 लड़कियाँ हैं या मतलब लड़के लड़कियाँ हैं, कुछ भी हैं, तो उसने हर एक के नाम की एक एक बकरी पाली हुई है। वो बकरी का जो भी दाना पानी है, क्योंकि वहाँ तो चराई होती है गाँव में, तो वो उनकी देखभाल वही करते हैं। वेस्टर्न यूपी में कल्चर काफ़ी देखने को मिलता है, तो उसकी देखभाल वो बच्चे ही करते हैं। तो जब उसका पैसा आता है तो वो उसी बच्चे के उसमें मतलब पढ़ाई लिखाई में या किसी भी चीज़ में लग जाता है। तो इसी तरीके से फार्मर बल्क ट्रेडर्स को भी बेचते हैं। बल्क ट्रेडर बुचर्स को, जो बुचर शॉप्स हैं उन्हें देते हैं, या फिर डायरेक्टली फार्मर रिटेल रूरल मार्केट जो है, मीट मार्केट जो स्लैब शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पर बेचते हैं। साथ ही साथ रिटेल अर्बन मीट मार्केट, ये बहुत ल्यूक्रेटिव मार्केट है और बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है ये मार्केट। बल्क मीट मार्केट जो एक्सपोर्ट्स हैं वहाँ पर जाता है। इसके साथ साथ इंस्टीट्यूशनल मीट मार्केट जैसे होटल्स हैं, उन जगहों पर भी ये जाता है। तो ये बुचर्स के थ्रू जाता है, लेकिन फार्मर डायरेक्टली यहाँ पर बेच सकता है। और अगर वो मीडिएटर को बाईपास करता है और डायरेक्टली इन जगहों पर बेचता है तो उसे मार्जिन अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को सेफ महसूस करता है। तो लोकल ट्रेड से होलसेल ट्रेड, ट्रांसपोर्टिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग, तो ये एक गोट का मार्केट फ्लो है। तो आप कभी घबराइए मत, गोट की बहुत डिमांड है अगर आप इसे शुरू करते हैं। बस आप अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक पर्टिकुलर स्लैब में रखें, एक उसे बना के रखें कि इतना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से ज़्यादा मुझे खर्च नहीं करना है। और उसका डेस्टिनेशन क्या है? फार्मर्स। तो ये मनी इंटरमीडिएट जो मैंने बताया, इंटरमीडिएट के थ्रू होके पहुंचता है फार्मर्स तक। तो मीट कंज्यूमर जो है वो पैसे देता है बुचर्स को, ठीक है, और या टैनरीज स्किन ट्रेडर्स को देती हैं या बुचर्स को,
और वहाँ से ये फिर मीडिएटर्स को जाता है, मीडिएटर वो पैसा फार्मर्स को देता है। मीडिएटर के पास कुछ मनी स्टॉक मनी रहती है जो वो मार्केट में लगा के रखता है, जिससे ये पूरा का पूरा फ्लो मनी का बना रहता है। अच्छा, फार्मर को ज़्यादा दिक्कत है नहीं, क्योंकि उसकी फीडिंग कॉस्ट तो कुछ आ नहीं रही है, वो तो ग्रेज करा रहा है। हालांकि उसके यहाँ बकरियाँ मरती हैं पुअर मैनेजमेंट प्रॉब्लम की वजह से, मीट इतना अच्छा नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी जो भी मिलता है उसे वो उसमें खुश रहता है। बाकी के कुछ नॉन वैल्यू एडिड हैं, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ टैक्सेस होते हैं या पुलिस के कुछ टैक्सेस होते हैं, जो भी कुछ है वो देने पड़ते हैं। तो 240 रुपये मान लो अगर मीट कंज्यूमर ने ख़रीदा है, अब तो 450 रुपये है, तो फार्मर तक 150 रुपये पहुँच रहे हैं, बीच में 90 रुपये का जो मार्जिन है वो यहाँ चला जाता है। तो फार्मर जैसे गोट फार्म बड़े बड़े करते हैं, तो डायरेक्टली अगर मीट सप्लाई करते हैं आप कंज्यूमर तक सप्लाई चेन बना के, तो बहुत ह्यूज इसमें मार्जिन्स और प्रॉफिट्स बन सकते हैं। सबसे अहम सवाल ये हो सकता है कि हम किस एज पर या किस टाइम अपनी गोट को जो हमने रेयर की है मार्केट के लिए उसे सेल करें। देखिए, यहाँ पर एक बात जाननी चाहिए फार्मर को कि जो ग्रोथ रेट होता है जिसमें वो वेट गेन करता है, मतलब मीट गेन कर रहा है बॉडी के ऊपर, उसकी एक पर्टिकुलर एज होती है जिसमें वो ग्रोथ रेट सबसे ज़्यादा होता है। तो ये जो एज होती है ये 2 महीने से लेकर शुरू होती है और लगभग 6 महीने 8 महीने तक रहती है। तो इसमें क्या है कि वो जितना आप उसे खिलाएंगे उतना वो तेज़ी से वेट गेन करेगा। मान लीजिए अगर 2 किलो आप दाना उसे दे रहे हैं या अपना फीड दे रहे हैं, तो वो 1 किलो वेट गेन कर रहा है। धीरे धीरे जब वो ये एज पार कर जाता है तो वो जो गेनिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, कम होने लगती है, और एक टाइम ऐसा आ जाता है 1 साल बाद कि आप उसे 5 किलो खिलाएंगे वो 1 किलो वेट गेन करेगा। तो हम ये कहते हैं कि आप उसे ऐसी एज पर बेच दें जब उसकी ग्रोथ रेट कम होनी शुरू हो जाए, मतलब FCR इसे कहा जाता है, फीड कन्वर्जन रेशो। तो इस पॉइंट पर यहाँ पर ये भी देखना चाहिए हमें कि ख़रीदने वाला किस एज को प्रिफ़र कर रहा है। देखिए, जब वो बच्चा होता है या हमें फार्मिंग करनी है तो मार्केट में जो सबसे अच्छे प्राइसेस होते हैं वो 3 से 6 महीने की जो एज होती है उस पर हमें मिलते हैं, मतलब 200, 230 रुपये, 250 रुपये तक मिल जाते हैं, क्योंकि उसका मीट टेंडर होता है, सॉफ्ट होता है, जूसी होता है उस टाइम। तो और सबसे अहम बात यह है कि जो बुचर है या जो ट्रेडर ले रहा है उसे, वो उतना मीट उसे काट कर, मतलब स्लॉटर करके उतना मीट एक दिन में सेल कर सकता है। अगर वो 40 किलो का 50 किलो का बकरा खरीदेगा तो 25 किलो एक बुचर के लिए किसी ऐसी लोकेलिटी में बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मार्केट का जो वेट होता है वो 18 kg होना चाहिए, जिसमें से 9 साढ़े 9 किलो मीट निकल आए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो एज ग्रुप है 3 से 6 महीने का, वो लगभग 60% है। तो एम ऐसा बनाएं, प्लानिंग ऐसी करें कि आप 4 से 5 महीने पर उसे अपने किड्स को सेल ऑफ कर दें, अगर आपको उन्हें आगे ब्रीडिंग के लिए फार्म में नहीं रखना है। इस एज पर बेचने का एक और बेनिफिट है कि जितनी भी मैनेजमेंटल केयर होती है, जैसे हूफ ट्रिमिंग है, डीहॉर्निंग है, कैस्ट्रेशन है, और ये सब चीज़ें होती हैं, इन्हें हमें करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि 3 या 4 महीने के बाद ही ये रिकमेंडेड होती हैं इन्हें करना। तो वो मैनेजमेंटल एक जो एस्पेक्ट होता है, ये सब जिससे फार्मर अक्सर डरते हैं कि ये कैसे होगा, कौन करेगा, तो वो भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर उसके मतलब टेस्टिस इंटैक्ट रहते हैं, उसे कास्ट्रेट हम नहीं करते हैं, तो उन बकरों में, उन बच्चों में ग्रोथ रेट लगभग 20 से 25% तक ज़्यादा होता है। अब देखते हैं मेजर कॉन्स्टेंट्स इन गोट फार्मिंग, क्या क्या बाधाएं हैं, क्या क्या परेशानियां आती हैं, आ सकती हैं एक नए फार्मर, एक नए एंटरप्रेन्योर को। यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे बड़ी जो दिक्कत परेशानी है वो है डिजीज़ की। बीमारियाँ फार्म्स को बिल्कुल शट डाउन कर सकती हैं। बाकी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बहुत ज़्यादा हार्म पहुँचाए या ये नौबत आ जाए कि फार्म बंद करना पड़ जाए, लेकिन बीमारियाँ इसमें कुछ होती हैं। एक प्रथा, एक मान्यता है कि बकरियाँ बीमार नहीं पड़ती हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि PPR है, जैसे गोट पॉक्स है, ये वाली जो
डिजीज़ हैं या CCPP है, तो ये वाली बीमारियां अनडायग्नोज रह जाती हैं एक से दूसरी बकरी में, दूसरी तीसरी, और इंसान मतलब फार्मर भी सोचता है कि यार इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई है। वेटनेरियन भी उसे कई बार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गोट्स डिजीज़ के लिए वेटनेरियंस का इतना एक्सपोजर ही नहीं हुआ होता है कभी। इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बीमारियों का पूरा मैनेजमेंट, पूरा वैक्सीनेशन तो अच्छी सोर्स से एनिमल्स परचेज करने चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन। कई लोग कहते हैं कि हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन कर दिया है, और मतलब जो वेंडर्स होते हैं, तो लेकिन ऐसा वो देखभाल लेना चाहिए हमें प्रॉपरली, और अपने फार्म में लाकर गोट पॉक्स का, ET का और PPR का वैक्सीनेशन ज़रूर करें। फिर उसके बाद आता है लोअर प्राइसेस, कि कम प्राइस मिलते हैं। देखिए, लोअर प्राइस जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मार्केट का एक रेट है जिस रेट पर, और मार्केट हमेशा एक रेट पर मतलब फ्लरिश करता है। अगर वो ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी ज़्यादा आ रही है, क्योंकि हम स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए भी आपको आगे बताया जाएगा कि किस तरीके से अगर फीडिंग में हमने बचा लेते हैं पैसा या कम कर देते हैं उसके खर्चे को फीडिंग के, तो अपने आप ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लैक ऑफ साइंटिफिक नो हाउ, ये बात बिल्कुल सही है, और साइंटिफिक जो नो हाउ है, किस तरीके से पालना चाहिए और क्या क्या टेक्निकल उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, उसके लिए कोई अभी तक बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो जब भी आप फार्म शुरू करें, किसी कंसल्टेंट को हायर करें, किसी जानकार को, और जिन लोगों ने फार्म ऑलरेडी इस्टेब्लिश किए हैं, अच्छे से चला रहे हैं, उन लोगों से थोड़ा ध्यान पूर्वक मिलें, क्योंकि उन्होंने पता नहीं किस वजह से अपने फार्म्स में, मान लीजिए अगर किसी ने फार्म किया है, वो आपको सलाह देने लगता है कि अच्छा नहीं है ये बिज़नेस, तो हो सकता है कि वो नहीं ठीक से कर पाए हों उसे, तो वहाँ पर थोड़ा प्रॉपरली उसे देख लेंगे क्या क्या दिक्कतें रही हैं उस एक्सपीरियंस से। फीड एंड फॉडर स्कैरिसिटी, फीड फॉडर स्कैरिसिटी जाहिर है कि है, और इसी वजह से फीड महंगा है, तो ये भी एक इशू है। प्योर ब्रेड्स, अब तो ये दिक्कत नहीं है, पहले क्योंकि इतने फार्म्स नहीं थे तो दिक्कत होती थी। अब प्योर ब्रीडिंग शुरू हो गई है फार्म्स में, तो प्योर ब्रेड मिल जाते हैं। लेकिन प्योर ब्रेड्स को देखने का कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता है, उसका कोई मोलिकुलर टेस्ट नहीं होता है, बस वो तो देखने पे ही आपको कह दिया जाता है कि हाँ ये प्योर ब्रेड है। तो वहाँ पे भी परचेज़ करते वक्त उस बात का ध्यान रखें। क्रेडिट, जिसे हम कहते हैं कर्जा एक तरीके से फार्म शुरू करने के लिए, वो भी एक कांस्टेंट हो सकता है। बाकी गोट शेड और ये सब चीज़ें, ये इतना बड़ा इशू नहीं है। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि गोट्स जो हैं वो रूमिनेंट हैं, और फाइबर उनके लिए मेनली ज़रूरी है, उसी पर वो अच्छे से रहती हैं। और जैसे मक्का है, बाजरा है या बरसीम है, इस टाइप का फॉडर बहुत अच्छा नहीं रहता है बकरियों के लिए। हालांकि खिलाते हैं लोग, लेकिन ज़्यादातर ये हमें प्रेफर करना चाहिए कि पेड़ के पत्ते हमें अवेलेबल हो जाएं, जैसे लूम या सुबबुल जिसे कहते हैं, और खेजरी है, अर्डू है, नीम है, बकायन है, इस टाइप के पेड़ के पत्ते अगर अवेलेबल रहें तो वही बकरियों को फीड कराएंगे, तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बच जाएगी, और साथ ही साथ आपको एक एडेड एडवांटेज मिलेगी उसकी हेल्थ के रूप में। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताए गए हैं जो कि आपको गोट फार्मिंग की प्लानिंग करने में हेल्पफुल रहेंगे। जैसे इसका प्रेगनेंसी पीरियड 150 दिन का होता है, ±5 डेज़। ब्रीडिंग सीज़न सितंबर से मार्च तक चलता है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटरवेंशन से, जैसे हार्मोन्स हैं या वो सब ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन है, उससे हम इसे पूरे साल प्रेग्नेंट करा सकते हैं। मतलब जो 2 क्रॉप्स इन अ ईयर ली जा सकती हैं बकरियों से। गोट अपनी बॉडी वेट्स का 5% तक कंज्यूम कर सकती है। मतलब जैसे अगर 20 किलो की बकरी है, 5% हुआ लगभग 1 किलो तक ड्राई मैटर 20 किलो की बकरी खा सकती है। लेकिन हमें इस लेवल पे इसकी फीडिंग नहीं करनी होती है। स्टैंडर्ड्स, जो फीडिंग स्टैंडर्ड है, वो हमें 3% ऑफ बॉडी वेट पे अगर हम उसे फीडिंग करें तो सफिशेंट रहता है। और इसमें ट्विनिंग और ट्रिपलिंग भी देखी जाती है, बकरी की ब्रीड पर डिपेंड करता है। और साथ साथ हाउसिंग रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल हाउसिंग जिसमें वेल वेंटिलेटेड हो,
हवादार हो उसमें शेड किया जा सकता है, बस गीले होने की या भीगने की दिक्कत ना आए उसमें। अब अगर हम इसे बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें एज एन एंटरप्राइज, तो गोट फार्मिंग में बहुत अच्छे प्रोस्पेक्ट्स हैं। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है और एग्रीकल्चर एंटरप्राइजेस के अगेंस्ट। और 65 सिरोही गोट्स का अगर आप फार्म करते हैं तो लगभग 2.5 लाख रुपए तक की आप अर्निंग्स या प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं एक साल में। और पिछले कुछ सालों में काफ़ी नए फार्म्स खुले हैं, लगभग 1500 से ज़्यादा फार्म्स नए खुल चुके हैं। और इनका ट्रेंड ज़्यादातर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में रहा है, वेस्टर्न यूपी में भी काफ़ी ट्रेंड है, राजस्थान में। लेकिन प्रॉपर टेक्निकल सर्विसेज ना होने की वजह से एंटरप्रेन्योर्स को काफ़ी परेशानियों का और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिनके बारे में हमने अभी डिस्कस भी किया था कि साइंटिफिक नो हाउ ना होने की वजह से। और साथ ही साथ इसमें काफ़ी हैंडसम रिटर्न्स हैं, लगभग 1:1.6 का कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इसमें आ जाता है। गोट मिल्क भी धीरे धीरे मार्केट गेन कर रहा है, उसकी भी मार्केट डेवलप हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि काफ़ी वायरल डिसीज़ में और इन सब चीज़ों में गोट मिल्क को काफ़ी प्रेफर किया जाता है। अब यहाँ पर एक मसला खड़ा होता है कई बार कि कौन सी ब्रीड हम फार्म शुरू करने के लिए चूज़ करें, किस ब्रीड को हम अपने फार्म में रखें। तो कई सारे फैक्टर होते हैं इसके भी, जैसे किस ज्योग्राफिकल एरिया में आप रह रहे हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी क्या है, मार्केट कहाँ है, कहाँ आपको उसकी मतलब मार्केटिंग करनी है। तो इन सारी बातों को देखते हुए हमें देखना पड़ता है कि हमें कहाँ पर। तो इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पर लगभग 26 से ज़्यादा ब्रीड्स, रिकॉग्नाइज्ड ब्रीड बकरियों की अवेलेबल हैं, मिलती हैं अलग अलग स्टेट्स में। तो जैसे वेस्टर्न यूपी है, वहाँ पर सबसे फेमस जो बकरी है इंडिया की बर्बरी और जमनापारी मिलती हैं, जो कि अच्छा एक जिनका ग्रोथ पोटेंशियल भी है और उस एरिया के हिसाब से काफ़ी वेल एडेप्टेड हैं। इसी तरीके से पंजाब में बीटल मिलती है, सिरोही और तोतापरी मिलती हैं राजस्थान में। ऐसा नहीं है कि ये बकरियां यहीं पर हैं, ये इनके ब्रीडिंग ट्रैक्ट हैं, कोई बकरी भी कहीं पर भी ग्रो कर सकती है इंडिया में। जैसे सिरोही का बहुत चलन अब चल रहा है, सिरोही आपको जम्मू कश्मीर से लेकर मतलब तमिलनाडु और इधर हिमाचल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, वहाँ तक इसके फार्म्स हो गए हैं, तो अडेप्ट कर रही है। बाकी फिर ओस्मानाबादी है, जैसे महाराष्ट्र में मिलती है, वहाँ पर अडेप्ट किया है इसने। फिर मालाबारी गोट है, जो कि फार साउथ में तमिलनाडु, केरला में हमें मिलती है। फार्म के एम और ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं और क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। बल्कि ये सबसे पहले आना चाहिए ये सवाल कि हम क्यों फार्मिंग करने वाले हैं। तो पहले ही अगर डिमार्केट कर लें कि मीट के लिए कर रहे हैं, मिल्क के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट हैं जो एक्सक्लूसिवली उसे मीट के लिए ही कर रहे हैं, उन्हें वो मिल्क को नहीं प्रेफर करते हैं, मतलब उसकी मार्केटिंग को नहीं अभी कंसीडर कर रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो मिल्क को ही कर रहे हैं, गोट मिल्क के लिए मार्केट बना रहे हैं, और कुछ ब्रीडिंग के लिए भी करते हैं, लेकिन ये अभी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि ब्रीडिंग में ब्रीड जो है वो पैदा कराकर फिर फार्मर्स को या और नीचे दिए जा सकते हैं, जो फिर उन्हें बड़ा करके बेचें। तो मोस्ट प्रेफरेबल अगर देखा जाए मेरी एडवाइस से, वो है कंबाइन एक फार्म होना चाहिए, जिसमें सभी कुछ आप कंसीडर करें कि पेरेंट ब्रीडिंग स्टॉक हो, ब्रीडिंग कराएं, फिर उसमें मिल्क हो, बच्चे हों जिन्हें सेल किया जा सके। हाउसिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ गोट्स। अब देखिए हाउसिंग, क्योंकि बकरियों को फार्म जब करना है, स्टॉल फीडिंग करनी है, तो कहीं एक प्रॉपर शेड हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो बेटर होगा कि अगर जिस जगह आप फार्म शुरू करने वाले हैं वहाँ पर एक रोड से वो कनेक्ट हो, ताकि माल लाने ले जाने में ज़्यादा दिक्कत ना हो, फीड फोडर लाने में। और जो हम शेड बनाएं वो काफ़ी वेंटिलेटेड हो। एक बात का और ध्यान रखें
कि जो विड्थ है फार्म की, अगर आप ऊपर ओपन स्लिट नहीं दे रहे हैं तो फार्म की विड्थ को 30-35 फुट से ज़्यादा ना रखें, लंबाई कितनी भी रखी जा सकती है। साइड वॉल 2 फीट की रखें, बाकी जाली लगा दें। आसपास पेड़ रहते हैं तो एनवायरनमेंट अच्छा रहता है, उससे बीमारियां भी कम फैलती हैं और हेल्दी लिविंग रहती है। वैसे बकरियों को ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए होता है और स्टॉल फीडिंग कंडीशन में उन्हें लगभग थोड़ी जगह उन्हें थोड़ा घूमने के लिए और फिर फॉडर प्रोडक्शन के लिए। जो पूरी वयस्क बकरी होती है उसे लगभग 12 से 16 स्क्वायर फीट की जगह, कवर्ड एरिया, कवर्ड स्पेस, और बच्चों को लगभग 8 से 10 स्क्वायर फीट कवर्ड स्पेस की रिक्वायरमेंट रहती है। जो ओपन एरिया होता है क्लोज्ड एरिया का जस्ट डबल साइज़ का होना चाहिए। ग्रीन फॉडर बहुत ज़रूरी है अपनी ज़मीन में उगाना, क्योंकि अगर देखें हम तो ग्रीन फॉडर अगर हम बाहर से परचेज़ करते हैं, जो लोग बाहर से परचेज़ करते हैं उन्हें अपने मार्जिन बचाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। आप ये इंश्योर करें कि कोई भी आप फॉडर है, अगर आपके पास फॉडर के लिए जगह नहीं है तो आप प्रॉपर उसे भूसा, जैसे ग्वार या चने का भूसा हो सकता है, उसे रख सकते हैं, लेकिन फिर आपको वो एंजाइम्स और पूरे सप्लीमेंट्स यूज़ करने पड़ेंगे। तो ग्रीन फॉडर का यहाँ मतलब है कि प्रॉपर पेड़ वगैरह लगाएं आप पहले, और वीडियोस में मैंने इस चीज़ को डिस्कस किया है कि फॉडर मैनेजमेंट कैसे करना है बकरियों के लिए। तो फॉडर आप पहले तैयार कर लें, उसके बाद बकरियाँ लेकर आएँ। 65 बकरियों के लगभग 1.5 एकड़ की जगह काफ़ी है साल भर का फॉडर प्रोवाइड करने के लिए। पेड़ की पत्तियाँ यहाँ पर प्रेफरेबल रहती हैं। अगर जैसा मैंने बताया फार्मर के पास नहीं है अगर लैंड फॉडर के लिए, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम उसे फॉडर को अरेंज कर सकते हैं, जैसे भूसा लाकर रख सकते हैं ग्वार का और चने का। तो लेकिन उसके साथ प्रॉपर एक डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा, एंजाइम्स यूज़ करने पड़ेंगे, प्रोबायोटिक्स यूज़ करने पड़ेंगे, मिनरल मिक्सचर यूज़ करना पड़ेगा। तो उन्हें कैसे करना है वो उसकी थोड़ी प्लानिंग की जाएगी। फिर लॉन्ग एक्सिस जो है, जो लंबाई है फार्म की, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में होनी चाहिए, खासकर नॉर्थ इंडिया में। टेंटेटिव ड्राइंग ऑफ गुड हाउसिंग टू अंडरस्टैंड बेसिक्स को जानने के लिए एक टेंटेटिव ड्राइंग दी जा रही है यहाँ पर, आप इसे देख सकते हैं। ये हाउसिंग डिज़ाइन है जो कि 65 बकरियों के लिए और 3 बकरों के लिए बनाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि एक बीच में शेड है जिसकी चौड़ाई लगभग 30 फुट है और लंबाई 70 फुट है। इसी तरीके से साइड में 20-20 फुट के ओपन एरिया, मतलब चौड़ाई में और 70 फुट लंबाई में, तो ओपन एरिया भी इसके साथ दिया गया है। और थोड़ा ऑफिस या लेबर क्वार्टर के लिए साइड में हमने जगह दी है। इसकी फेंसिंग करा लेनी चाहिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा सिक्योर और सेफ एनवायरनमेंट में। जो बीच की इसकी लंबाई है, ऊंचाई जिसे कहना चाहिए, वो है लगभग 9 फीट और साइड में ये 6 फीट, और जो दीवारें हैं अंदर शेड की वो आप 1.5 से 2 फीट रख सकते हैं, बाकी ऊपर जाली लगा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फार्म का फ्लोर प्लान है और इसमें जो ब्लू पार्ट है उसमें गोट्स के लिए वो बनाया गया है, बाकी एक पर्पल और येलो पार्ट इज़ फॉर किड्स के लिए हैं, जो बच्चे होंगे, क्योंकि फार्म की प्लानिंग इस तरह से की गई है कि 65 बकरियां जो बच्चे देंगी उन्हें हम 4 से 5 महीने में जब वो मार्केट वेट अचीव कर लेंगे तो निकालते रहेंगे, और कुछ बच्चे इसमें रोके जाएंगे फर्दर ब्रीडिंग के लिए, तो उन्हें रिप्लेस करेंगे हम गोट से या बक से जो ऑलरेडी होंगे। तो फार्म का जो स्ट्रेंथ रहेगा वो हमेशा 150 के लगभग रहेगा, जिसमें 65 बकरियां होंगी, 65 से 70, और बाकी 90 के करीब बच्चे होंगे। 3 बक्स होंगे, बाकी के किडिंग पैन और वो सब, और सब पोर्टेबल इसमें पार्टीशन रहेगा। फीड एंड फॉडर के लिए हम पहले भी कई बार बता चुके हैं कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल फॉडर गोट्स के लिए ठीक नहीं रहता है। पेड़ के अगर पत्ते अवेलेबल रहें फार्म में तो वो काफ़ी अच्छा
गोट्स परफॉर्म करती हैं। तो इसीलिए हमें 3 तरह के फीड की रिक्वायरमेंट रहती है। एक तो सूखा भूसा, जो प्रेफरेबली ग्वार भूसा या चने का भूसा हो। ग्रीन, प्रेफरेबली ट्री लीव्स, सुबह के या खेजड़ी या नीम के पत्ते। बाकी कंसनट्रेट फीड, जो दाना बनाया जाता है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन के लिए। फिर ट्रीज़ वैसे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है लैंडस्केपिंग के लिए इन गोट फार्मिंग प्रोजेक्ट्स, और साथ ही साथ मिनरल सप्लीमेंटेशन। जो मिनरल सप्लीमेंट होते हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट फार्म में काफ़ी रहती है। इसे सुखा के खिलाना चाहिए। ये नीम है। नीम में भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आती है। नीम या बकायन में बकरियों की प्रोडक्शन परफॉर्मेंस जो होती है। अब हेल्थ एंड डिजीज़ेस। गोट्स जनरली बीमारियों के लिए काफ़ी रेजिस्टेंट होती हैं, लेकिन जब वो खुले में रहती हैं। लेकिन फार्म में जब आप उन्हें लेके आते हैं तो हमने पहले भी देखा है कि डिजीज़ एक बहुत बड़ा कॉन्स्टेंट है फार्मिंग में। और कुछ बीमारियां हैं जैसे PPR, E. coli, एंडोटॉक्सीमिया या गोट पॉक्स वगैरह, ये काफ़ी डैमेज करती हैं फार्म्स में। तो इनका प्रिवेंशन बहुत नेसेसरी हो जाता है। यहाँ पर उस बीमारियों के रोकथाम के लिए ज़्यादा नहीं बताया जा सकता है, किसी और वीडियो में हम उसे देखेंगे। लेकिन प्रॉपरली वेल वेंटिलेटेड हाउस बनाना चाहिए, और ब्रॉडली डायरिया, निमोनिया और एंडोटॉक्सीमिया जिसे हम कहते हैं, उनसे बचाव अगर आप शुरू में कर लेते हैं तो फार्म में काफ़ी आपका अच्छा फार्म की परफॉर्मेंस हो जाती है। फार्म लेबर के बारे में यहाँ पर थोड़ी जानकारी दी गई है। फार्म लेबर एक बहुत ही मेजर पार्ट है फार्म मैनेजमेंट का। ऑनेस्ट हार्डवर्किंग लेबर एक बुनियाद हो सकती है एक अच्छी एंटरप्राइज की, गोट एंटरप्राइज की या किसी भी लाइव स्टॉक एंटरप्राइज की। 65 बकरियों के फार्म ब्रीडिंग एंड गोट फ्लॉक मेकअप इन दी फार्म। किस तरीके से ब्रीडिंग करेंगे और फ्लॉक कैसे बनाया जाएगा। इस वीडियो में जो हमने कंसीडर किया है वो किया है कि 1 जनवरी अगर 2017 को फार्म स्टार्ट होता है तो हम 65 वैक्सीनेटेड बकरियां उसमें लेकर आते हैं, जिसमें 70% प्रेग्नेंट होती हैं, और जो प्रेग्नेंट नहीं है वो अगले महीने में प्रेग्नेंट हो जाएंगी। इनका फेकेंडिटी रेट जो है, मतलब बच्चे पैदा करने की क्षमता, वो 1.3 है। तो 84 किड्स सर्विस पीरियड रखा गया, और फिर उसे दोबारा ईस्टर सिंक्रोनाइजेशन से फिर उन्हें उनकी ब्रीडिंग करवा दी जाती है। अगर हम प्रॉपरली फ्लॉक को मैनेज करें, सब कुछ ठीक रहे, तो 168 किड्स एक साल में हमें मिलते हैं, और इसमें हमने 5% मॉर्टिलिटी भी कंसीडर की है। तो अवेलेबल किड्स जो हमारे पास रहेंगे वो लगभग 158 किड्स सेल करने के लिए रहेंगे। अब यहाँ पर स्पेंडिंग और अर्निंग है। वैक्सीनेटेड फ्लॉक का जो है वो लगभग 3.25 लाख रुपए का परचेज होगी आज के मार्केट रेट के हिसाब से। 65 बकरियाँ, 3 बकरे। फीड एंड फॉडर पे लगभग साल भर का 2.5 लाख रुपए का खर्चा आएगा, और मिसलेनियस जो है आपका वो 1.5 लाख रुपए, जिसमें लेबर, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर वगैरह। शेड की कॉस्ट लगभग 2 लाख रुपए रहेगी। अर्निंग 158 किड्स की जो 18 किलो का वेट गेन करेंगे, मार्केट वेट गेन 200 रुपये के हिसाब से लगभग 5.25 लाख रुपए के बिकेंगे।
आपका दूध जो 900 किलो के लगभग होगा एक साल में, वो उसमें जा सकता है आपका डेयरी कोऑपरेटिव में लगभग 30,000 रुपये का। और इसकी जो फीसिस रहेगी, जो मैन्योर रहेगा, वो 1.5 रुपये के हिसाब से उसे सुखाकर आप वो भी 30-32 हज़ार रुपये का सेल कर सकते हैं सालाना खेत में फर्टिलाइज़र के रूप में। और अगर हम फिक्स कॉस्ट नहीं इंक्लूड करते हैं इसमें, तो वही आपका लगभग 2,33,000 रुपये एक साल में कमाई हो जाएगी एक 65 बकरी की फार्म में। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हम इसी तरीके की और वीडियोस भी बनाएंगे आपके लिए, तो आप हमें सब्सक्राइब